खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से, जहां एक बड़ा हादसा सामने आया है। आपको बता दें, सिवनी में हाईवे पर दौड़ रहे ट्रकों में आग लग गई। बीच सड़क ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से ड्राइवर और उसके सहायक घायल हो गए हैं। ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रक में कितनी भीषण आग लगी हुई है। हादसे के वक्त ये ट्रक नागपुर से जबलपुर की ओर जा रहा था। इसमें कुशा और चटाई भरी हुई थी, जिसके चलते आग बहुत तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। आग की चपेट में आने से ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रक कैसे धू धू कर जल रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें जो मौजूद ड्राइवर और उनके जो हेल्पर थे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। चूंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ रखे हुए थे जिसमें आग लगने के बाद आग बहुत तेजी से फैलती चली गई, तो ऐसे में इस आग को कंट्रोल करना सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क था। अब हादसे से जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बीचों बीच आग की लपटों से कैसे ये ट्रक गिर गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तरफ इससे अफरा तफरी मच गई। हाईवे जाम हो गया। बंडोल थाना पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली वो मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को दूसरे हिस्से में डाइवर्ट किया गया। फायर फाइटर्स ने बहुत मशक्कत की और उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। अब ट्रक में आग किन कारणों से लगी ये फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन उसमें पुश और चटाई के सामान रखे हुए थे और ये बताया जा रहा है कि लाखों के सामान थे, इसीलिए जैसे ही आग लगी ये आग विकराल रूप लेती चली। नंबर है ना। और बड़ी खबर पहाड़ी राज्य हिमाचल से, जहां मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा सामने आया। 9 मील के पास धू कर जले 3 ट्रक। सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई थी। साथ में खड़े 2 ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। हादसे में ट्रक चालक बुरी तरह से झुलस गया है। वीडियो अब टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरह से आग एक ट्रक से दूसरे और फिर तीसरे में फैल जाती है। देखते ही देखते ये तीनों ट्रक आग की लपटों में गिर जाते हैं। आग लगने की वजह से ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। इस हादसे में एक ट्रक चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए मंडी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब आपको इसमें 2 ट्रक दिख रहे होंगे बहुत साबुत सामने, जो कि जल रहे हैं और इनके जलने के चलते वहां पर अफरा तफरी मच गई थी। पहले आग एक ट्रक में लगती है, फिर दूसरे और दूसरे से तीसरे में लग जाती है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक का ड्राइवर इसमें बुरी तरह से झुलस गया। तो हिमाचल के पंडोह में हुए हादसे की ये 2 तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक में सबसे पहले आग लगी वो कुल्लू जाने के लिए पंडोह में 9 मील के पास एक ढाबे पर खड़ा था और उसके आसपास में कई दूसरी गाड़ियां थी। जैसे ही ट्रक में आग लगी तेजी से फैलती चली गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बचाने के लिए कई गाड़ियों को मौके से हटाया गया, लेकिन साथ में खड़े सीमेंट से लदे 2 ट्रक इसकी चपेट में आ गए। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये सवाल बड़ा है कि आखिर अचानक खड़े ट्रक में आग कैसे लग गई। और राजस्थान के सांचौर से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। 30 सेकंड में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। सामने आई जहां बच्ची खेलते खेलते दूसरी मंजिल से सीधे जमीन पर आ गिरी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देखिए कैसे डस्टबिन के साथ बच्ची नीचे गिर गई है। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने बच्ची को देख लिया। उसी वक्त एक महिला आई और उसे गोद में उठाकर ले गए। राहत की बात यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसे बहुत थोड़ी चोट आई है। और हैरान करने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के मंडला से सामने आई है, जहां पर मध्य प्रदेश के मंडला में बेकाबू डंपर ने तांडव मचा दिया। डंपर ने बीच बाजार कई वाहनों को टक्कर मार दी। स्कूल की छुट्टी के समय यह हादसा सामने आया, जहां डंपर की टक्कर से 4 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। डंपर ने 12 स्कूली छात्राओं की साइकिल को भी कुचल दिया। इसके बाद यह डंपर, जो कि बेकाबू था, वो दुकानों में जा घुसा। ये ओवरलोडेड था, जिसके चलते बताया जा रहा है कि ये अपना नियंत्रण खो बैठा। हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई कि ये अनियंत्रित हुआ कैसे। बेकाबू डंपर के तांडव का ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रक ने कैसे बेकाबू होकर यहां पर तबाही मचा दी। जो भी इसके सामने आता गया उसे रौंदते हुए ये ट्रक आगे बढ़ता जा रहा है। आगे जाकर ये ट्रक सीधे दुकानों में जा घुसा और फिर उसने भारी तबाही मचाई। जिस वक्त ये हादसा हुआ बाजार में काफी भीड़ थी। बड़ी बात यह कि उस समय बगल के एक स्कूल से छुट्टी हो रही थी और इसीलिए छात्र जो है यहां से गुजर रहे थे और फिर उसके हादसे का शिकार हो गए। गनीमत यह रही कि इस बेकाबू डंपर के तांडव में कोई जान नहीं गई, क्योंकि मौके से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी डरा देने वाली। कुछ भी हो सकता था यहां पर। इस डंपर ने जैसे नियंत्रण खोया, ये कितने भी लोगों को अपनी चपेट में ले सकता था। लेकिन कुछ छात्राओं को चोटें आई हैं और बताया जा रहा है कि कुछ साइकिलों को नुकसान पहुंचा है। ये हादसा इतने तक ही सीमित रह गया। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ओवरलोड डंपर कैसे अनियंत्रित हो गया, पहली तस्वीर आप देखिए, और फिर उसके बाद ये जब डंपर रुका तो कितनी तबाही मच चुकी थी, ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं।
पाठशाला से डराने वाली तस्वीर सामने आई। तेज बहाव के बीच एक स्कूटी सवार युवती फंस गई। लोगों ने बहुत मुश्किल से इस युवती की जान बचाई। तस्वीरें देखिए, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं और पानी का तेज बहाव है, बारिश हो रही है और इन सब के बीच में आप देखिए कि कैसे युवती फंस गई। स्कूटी के साथ ये युवती फंसी रही। पहले तो खुद अपनी जद्दोजहद करके अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके बाद जब उसे लगा कि पानी का बहाव इतना तेज है और वो खुद नहीं आ पाएगी तो लोगों ने उसकी मदद करना शुरू की। आप देखिए कि कैसे इस सैलाब के बीच युवती फंसी हुई है। और मानसूनी आफत से जुड़ी बड़ी खबर ओडिशा से आपको बता दें, भुवनेश्वर में भारी बारिश से आफत देखने को मिल रही है। भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। भुवनेश्वर के निचले इलाकों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है। भुवनेश्वर की बात करेंगे और देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये निचले इलाके कैसे जलमग्न हो चुके हैं। कुछ घंटों की बारिश और इस बारिश के बाद पूरे ओडिशा में खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर बारिश हुई है कैसी स्थिति बनाई आप ये देखिए। ये भुवनेश्वर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया, कई घरों में पानी घुस गया, सड़कें तो पूरी तरह से पानी से लबालब हैं और ऐसे में गाड़ियां कैसे आधी से ज्यादा डूब चुकी हैं और यहां पर लोगों को कैसी मुश्किलें हो रही होंगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पानी में कई गाड़ियां डूब गई, रिहायशी इलाकों में घरों में पानी घुसने लगा है और बारिश का दौर अभी जारी है। मौसम विभाग बता रहा है कि अभी कुछ दिन इस तरह से लोगों को लेट मानसून की बारिश का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में मुश्किलें अभी और बढ़ जाएंगी अगर बारिश लगातार होती रही। और बिहार के कई हिस्से भी पानी में डूबे हुए हैं। दरभंगा का हाल क्या है अगले 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। बिहार के दरभंगा में बागमती नदी ने लोगों को डरा दिया है। यहाँ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कों पर जल भराव है, इसलिए आवाजाही के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। जिला मुख्यालय से घरों का संपर्क टूट गया है। फिलहाल लोग जल स्थिति के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। और अब आपको देश भर में कैसे पानी का प्रहार दिखाई दे रहा है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल और दरभंगा बिहार की दिखा रहे हैं। देखिए 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हर तरफ लोग मानसूनी आफत का सामना कर रहे हैं और कैसे मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ज़्यादातर इलाकों में जो निचले डूब वाले क्षेत्र हैं वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि लेट मानसून में ऐसी आफत वाली बारिश होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। पूरे साल भर, पूरे मानसूनी सीजन में हिमाचल तो लैंडस्लाइड और भारी बारिश का सामना करता रहा और उसके चलते काफ़ी तबाही मची, लेकिन भुवनेश्वर, बिहार, इन तमाम जगहों पर मानसून के सीजन में बारिश नहीं हुई तो अब बारिश शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। महाराष्ट्र की से खबर है जहां पर मराठा आंदोलन को लेकर खबर हम आपको बता रहे हैं। जालना में हिंसा को लेकर कई जिलों में तनाव देखने को मिल रहा है। बीड, लातूर और परभणी में आज बंद का ऐलान किया गया। धुले सोलापुर हाईवे पर बस सेवा को रद्द कर दिया गया, यानी कि इस रास्ते पर बसें नहीं चलेंगी। मुंबई और नासिक में मराठा संगठनों ने बैठक का आह्वान किया है। जालना में मराठा आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण है। मराठा संगठन पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद जालना में कल एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती कर दी। हिंसा के मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई है और सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो वीडियो सामने आए उन वीडियोस के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। साथ ही इस मामले की जांच की जा रही है, तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई स्थिति ऐसी थी कि लाठीचार्ज करना पड़े, क्या गलती पुलिस वालों की थी या प्रदर्शनकारियों की थी। इसको लेकर जांच की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कह चुके हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हिंसा 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन कल एक बार फिर से हिंसा भड़कती हुई देखने को मिली जब लोग सड़कों पर उतर आए। अब महाराष्ट्र में हिंसा की ये 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बीड, ठाणे, नवी मुंबई और नासिक, इन तमाम इलाकों में कैसे प्रदर्शन किया गया आप देख सकते हैं। बीड में तो कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। नवी मुंबई में लोगों ने लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। मराठा संगठन दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और उसके बाद जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसके खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा और इसी के चलते लोगों ने कैसे प्रदर्शन किया, इसकी 4 बड़ी तस्वीरें। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में आज भी कई इलाकों में बंद का आह्वान किया गया। तो अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कहां कहां बंद बुलाया गया। इसमें महाराष्ट्र का बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी
ये वो जिले हैं या वो इलाके हैं जहां पर आज बंद का आह्वान किया गया है। ज्यादातर इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं को ठप रखा गया है। कई जगहों पर खुद दुकानदारों ने आगे आते हुए दुकानों को बंद करने का फैसला किया। और चूंकि आज संडे का दिन है तो स्कूल कॉलेजेस तो वैसे ही बंद हैं। हमारे साथ शिवानी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, क्या स्थिति है? क्योंकि कई इलाकों में आज भी बंद का आह्वान किया गया है। कल जब बंद बुलाया गया था हिंसा भड़क उठी थी। आज बंद को लेकर क्या तैयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से? शिवानी तक हो सकता है आवाज ना पहुंच रही हो। शिवानी का रुख एक बार फिर से करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 सितंबर की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बार जब मामला शांत होता हुआ दिख रहा था तो पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर से मामला भड़क उठा। लोगों ने कई गाड़ियों में आगजनी कर दी। आपको याद होगा जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ था उस वक्त भी हाईवे पर आगजनी की गई थी। बस डिपो में 3 बसों को जला दिया गया था। और एक बार फिर से ये तस्वीरें कल भी देखने को मिली जब बंद के दौरान लोग प्रदर्शन कर रहे थे लाठीचार्ज के खिलाफ। इधर महाराष्ट्र के जालना में लाठीचार्ज पर सियासी उबाल भी देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को ललकारा है। प्रदर्शनकारियों को दोबारा छुआ तो दिखाएंगे, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र लाकर खड़ा कर देंगे, उद्धव ठाकरे ने यह बात कही। मराठा भाइयों पर शिंदे सरकार ने अन्याय किया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की गई। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बाद शिवसेना बालासाहेब ठाकरे पार्टी के मुखिया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और विधायक राजेश टोपे कल देर शाम अंतरवाली सराती गांव पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में मराठा आंदोलन की मांग करने वालों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जो शिंदे सरकार में हो रहा है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने यहां पर चेतावनी भी दे दी कि अगर अगली बार लाठीचार्ज हुई मराठा भाइयों पर तो फिर उसके बाद पूरे महाराष्ट्र को एक जगह लाकर खड़ा कर देंगे। बड़े स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी उद्धव ठाकरे ने दी है। सरकारला आव्हान देतोय, जर इथल्या लोकांच्या केसाला हात लागला तर आता महाराष्ट्राला मीडिया वाटेल। सरकारला आव्हान देतोय, जर इथल्या लोकांच्या केसाला हात लागला तर आता महाराष्ट्राला मीडिया वाटेल। सरकारला आव्हान देतोय, जर इथल्या लोकांच्या केसाला हात लागला तर आता महाराष्ट्राला मीडिया वाटेल। और सिर्फ विपक्षी दलीय एक्शन में नहीं है बल्कि जालना लाठीचार्ज के खिलाफ एक्शन में मराठा संगठन भी नजर आ रहे हैं। मराठा संगठनों का आज मुंबई में आंदोलन बुलाया गया है। सुबह 11 बजे दादर प्लाजा के पास आंदोलन होगा और इस आंदोलन की तस्वीरें क्या होंगी, क्योंकि इससे पहले आंदोलन हुए तो उस वक्त हिंसा भड़क उठी। कल बंद का आह्वान किया गया था, उस दौरान कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी और आज एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। मराठा आंदोलन को लेकर मराठा संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। लाठीचार्ज के खिलाफ क्या रुख रहने वाला है मराठा संगठनों का, इसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है और इस बैठक में क्या तय किया जाता है ये देखने वाली बात है। अब ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, पूरे घटनाक्रम को समझिए। इससे जालना में लाठीचार्ज हुआ, हिंसा और आगजनी देखने को मिली। इसके बाद लाठीचार्ज जो हुआ उसके खिलाफ मराठा संगठनों में आक्रोश है। बड़ी बात यह है कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे इस दौरान। घायलों को सियासी मरहम देने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे विपक्षी दलों के नेता उस गांव में पहुंचे जहां हिंसा भड़की थी। देवेंद्र फडणवीस जो कि उप मुख्यमंत्री, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है और सरकार पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। इन सब चीजों के बीच में जालना हिंसा कांड में एक्शन और रिएक्शन किस तरह से देखने को मिल रहा है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से वो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 5 एफआईआर दर्ज की गई है और 200 आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियोस के आधार पर इन्हें ढूंढा जा रहा है। 4 जिलों में स्टेट ट्रांसपोर्ट बस सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। यहां पर कोई बस नहीं चलेंगी। धुले सोलापुर हाईवे पर बस सर्विस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बता दें आपको कि 8 जिलों तक मराठा आंदोलन की आग जो है वो पहुंच चुकी है। पहले 4 जिलों तक ये सीमित थी, अब ये इसका दायरा बढ़ रहा है। इसके अलावा मुंबई में सकल मराठा समाज का आज आंदोलन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा नासिक, कोल्हापुर में मराठा संगठनों की बैठक भी बुलाई गई है जिसमें कि आगे की रणनीति तय की जाएगी कि जो लाठीचार्ज हुआ है, जिस पर विपक्षी दल पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस लाठीचार्ज के खिलाफ आखिर मराठा संगठनों का रुख क्या रहेगा। दूसरी तरफ सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है और कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा सामने आया। 30 सेकंड में आपको पूरी खबर दिखाते हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे के बिगड़े बोल। उदय स्टालिन ने कहा सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदय स्टालिन ये बात कह रहे हैं, सनातन धर्म किसी डेंगू और मलेरिया की तरह सामाजिक न्याय समानता के खिलाफ है। सनातन धर्म सनातन विरोधी सम्मेलन में आपत्तिजनक बयान दिया है और बयान दिया है मुख्यमंत्री के बेटे ने। अब इस पर क्या रिएक्शन सामने आते हैं देखने वाली बात है, लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत विवादित है क्योंकि सनातन सबसे प्राचीन धर्म है और उससे जुड़े हुए लोगों की इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। सुनिए क्या कहा गया। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். और उदय स्टालिन के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आ चुका है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके निशाना साधा है। उदय स्टालिन ने हिंदू नरसंहार का नारा दिया। सनातन को मानने वालों को मिटाने की साजिश बता रहे हैं इसे अमित मालवीय। उन्होंने पूछा क्या विपक्षी गठबंधन के मुंबई बैठक में यही तय हुआ है क्या? अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्टालिन की पार्टी डीएमके विपक्षी गठबंधन की अहम पार्टी है और कांग्रेस की बहुत पुरानी सहयोगी। तो क्या विपक्ष की चुनावी रणनीति के तहत स्टालिन के बेटे सनातन का घिनौना प्रचार कर रहे हैं? तो अब इस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं? तमिलनाडु में डीएमके इस वक्त सत्ता में है और कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी है। इस वक्त जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें एक मजबूत धड़ा आप कह सकते हैं कि डीएमके और डीएमके के जो मुख्यमंत्री तमिलनाडु के उनके बेटे की ओर से सनातन धर्म को मिटा देने की बात कही गई। ऐसे में अब सियासी रिएक्शंस और किस तरह से सामने आते हैं देखने वाली बातें, इस पर हर एक जानकारी हम आपको देंगे। आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर घोषित कमेटी पर सियासी घमासान। भारतीय पुरातत्व विभाग ने कोर्ट से 8 सप्ताह का वक्त मांगा। एएसआई की अर्जी पर 8 सितंबर को जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले 27 दिनों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सर्वे कर रही है। दीवारों और गुंबदों में मिली आकृतियों और कारीगरों का आकलन किया जा रहा है। सर्वे टीम ज्ञानवापी परिसर में वजू स्थल को छोड़कर पूरे परिसर की जांचने और परखने में जुटी हुई है। मस्जिद परिसर की पूरी पैमाइश के बाद जीपीआर तकनीक से सर्वे किया जा रहा है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मस्जिद की बाहरी दीवार, पश्चिमी दीवार, ब्याजी तहखाना समेत कई तहखाने, गुंबद और छतों का सर्वे किया गया। इन जगहों की मैपिंग के साथ सैंपल जुटाए गए। बताया जा रहा है कि ये सैंपल को लैब के लिए भेजा गया है ताकि इसकी प्राचीनता का पता लगाया जा सके। और देश भर की कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ओडिशा के पहले एथलीट जेवलिन स्टार किशोर जेना को शनिवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भाला फेंक में उनके प्रदर्शन के लिए 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी किशोर जेना को सम्मानित करते हुए दिखे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते हुई आपदा के बाद राज्य सरकार ने 6 जिलों में निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ियों की कटान पर रोक लगा दी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बारे में आदेश दिए हैं। प्रदेश में आगामी 16 सितंबर तक ये रोक लागू रहेगी। मणिपुर में उपद्रवियों के खिलाफ असम राइफल्स ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। कई जगहों पर हथियारों के गोदाम का भंडाफोड़ किया गया। असम पुलिस के जवानों ने ऑपरेशन चलाया और भारी मात्रा में हथियार जब्त किए। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में G20 समिट के चलते कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। 200 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल की गई और कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। 9, 10 और 11 सितंबर को ट्रेनें रद्द की गई हैं। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक G20 समिट की बैठक बुलाई गई है। नॉर्दर्न रेलवे ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कैंसिल की सभी ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में G20 समिट के चलते दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है और इस दौरान कई हस्तियां भारत के दौरे पर होंगी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम बहुत कड़े किए गए और ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाले सड़क मार्गों को भी बंद किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो ट्रेन
लोगों को सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं मुहैया करवाती हैं, उन ट्रेनों को फिलहाल रोका गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पहुंच रहे हैं उन्हें रोका जा सके। और G20 पर 2 विश्व नेताओं की महामुलाकात होगी। पूरी खबर अगले 30 सेकंड। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले 8 सितंबर को दिल्ली में एक महामुलाकात होगी। पीएम मोदी और जो बाइडेन में द्विपक्षीय बातचीत होगी। शनिवार को व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी है। बाइडेन दिल्ली के ITC मौर्य होटल में ठहरेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। यह मुद्दा अब लगातार गर्माता जा रहा है। इसको लेकर सियासत बहुत तेज हो गई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक देश एक चुनाव, केंद्र सरकार ने इसकी ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। 2 सितंबर को लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी में कुल 8 लोगों के नाम शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदस्य, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी का नाम भी इसमें सदस्य के रूप में दिया गया है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर विपक्ष लगातार कई आरोप लगाता आ रहा है। इस 8 सदस्यीय कमेटी में शामिल अधीर रंजन ने अपना नाम वापस ले लिया है। अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे उस कमेटी में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसकी शर्तें इसके परिणामों की गारंटी के लिए तैयार की गई हैं। मुझे डर है कि ये पूरी तरह से एक धोखा है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में राज्यसभा में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष की जगह पूर्व नेता प्रतिपक्ष को जगह देना संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र का अपमान है। दरअसल सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार एक देश एक चुनाव समेत कुछ और बिल ला सकती है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें भरोसे में लेना चाहिए था। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस कवायद का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल विशेष सत्र में हंगामा होना तय लग रहा है। और महाराष्ट्र की भिवंडी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भिवंडी के गौरीपाड़ा में 2 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हादसे में एक बच्चे और एक महिला की मौत हुई है। भिवंडी हादसे में 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। भिवंडी से दर्दनाक खबर सामने आई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक इमारत गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र की भिवंडी से ये खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ मलबा मलबा नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये इमारत गिरी, उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इसरो ने चांद से नई जानकारी शेयर की है। 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। चांद पर भारत की सफलता की कहानी में हर पल एक नया पन्ना जोड़ता जा रहा है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतरा और फिर उसमें से रोवर प्रज्ञान निकलकर चांद की सतह की जांच की। तब से प्रज्ञान लगातार काम कर रहा है। और अब क्योंकि चंद्रमा पर रात शुरू हो रही है, तो प्रज्ञान स्लीप मोड पर रहेगा। इसरो ने उम्मीद जताई है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान इस असाइनमेंट के दूसरे चरण के लिए फिर से काम शुरू करेगा। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये हमेशा भारत के लूनर एम्बेसडर के रूप में वहीं रहेगा। और अब बात पंजाब की करेंगे, क्योंकि पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप को पकड़ा गया है। गुरदासपुर में पुलिस ने बरामद की है 15 पैकेट हेरोइन। ड्रोन के जरिए हजारों लोग पंडाल पहुंच रहे हैं। भक्ति में माहौल देखते ही बन रहा है। पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं है। जहां तक नजर जा रही है, बस जन सैलाब दिखाई दे रहा है। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हिंदुत्व पर बेबाक राय रखने वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भरे पंडाल में वही कहा जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की ही चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा।
पंडाल में बाबा ने कई भक्तों की पर्ची भी खोली, उनका दुख दर्द सुना, समस्या के समाधान के लिए हल भी बताए। सही है, सच है तुम्हारी ठठरी। इससे पहले रविवार को जब बाबा का काफिला सीकर पहुंचा, तो एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों की तादाद में लोग सड़कों के किनारे खड़े नजर आए। बाबा ने भी लोगों को निराश नहीं किया, बल्कि गाड़ी के रूट से बाहर आकर अपने ही अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। और अब बात राजस्थान के प्रतापगढ़ की करेंगे, जहां पर एक गर्भवती महिला के साथ हैवानियत की गई। क्या है पूरी खबर, उस रिपोर्ट में। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। प्रतापगढ़ के धारियावाद में एक महिला को जिस तरह निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो मानवता को चीरने वाला है। इस मामले में महिला के पति समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत खुद पीड़ित से मिलने पहुंचे, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। सब लोग एक्टिव हो गए और रात को ही जो मेन मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया है, 3 लोगों को। सुबह और अरेस्ट हो गए, कुल 10 अरेस्ट हो चुके हैं। और भी कोई मुलजिम होगा, नाम आएगा उसका, उस पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना अमानवीय घटना है। आप एक महिला के साथ में जो इस में उसको निरस्त किया गया, आप सोच सकते हो कि इससे बड़ी घिनौनी घटना क्या हो सकती है। वहीं जब गहलोत पीड़ित के गांव की ओर जा रहे थे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए। बताया जा रहा है कि ये झंडे बीजेपी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने दिखाए। वहीं राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने भी पीड़ित महिला से मुलाकात की। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है। लगातार जितनी महिलाओं पे जितना दुष्कर्म बढ़ा है, बलात्कार की घटनाएं, उत्पीड़न की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं महिलाओं की जितनी बढ़ी हैं, इतनी घटनाएं कभी भी राजस्थान में, आप इतिहास देख लीजिए, किसी भी शासन में नहीं हुई जितनी इस कांग्रेस के राज में बढ़ी है। बीजेपी इस मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आरोप लगा रही है कि इस सरकार के कार्यकाल में अपराधों पर कोई लगाम नहीं।